आप समझ लें जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है उसे आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक को हटाया और दूसरा लगा, मतलब एक को उस जगह से निकाला और दूसरा वहाँ पे लग गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर गया। इसी कहते हैं सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको मेनली SN1 SN2 ही पढ़ना है। SN1 कई तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई तरह के होते हैं। SN1 होते हैं, SN2 होते हैं, SNI होते हैं, SNAR होते हैं। SN1 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाम SN1 है बट होता 2 स्टेप में है। SN1 रिएक्शन जनरली 2 स्टेप रिएक्शन होती है और SN2 मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज की टॉपिक है SN1 रिएक्शन। आप एक एल्काइल हैलाइड लिए, उसमें डाला न्यूक्लियोफाइल और किस में डाला, प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, उससे X बाहर निकला और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। जनरली प्रोटिक मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। द वर्ड प्रोटिक रेफर्स टू अ प्रोटोन और हाइड्रोजन एटम और आयन। Thus a protic solvent has a hydrogen atom present in it. जनरली जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये रहा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RX रिएक्ट किया NU से, तो यहाँ पे X बाहर निकला और R से NU जुट गया, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मीन्स एक बाहर गया दूसरा अंदर आया, X बाहर गया और NU अंदर आया, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में हैलोजन निकल जाता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। जब हाइड्रोजन निकलता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, तभी इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है वो फास्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है। और फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी ये डिपेंड होगा कार्बोकैटायन पर। जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो रिएरेंजमेंट तो होता ही है। फर्स्ट स्टेप में हैलोजन बाहर निकला, RX का बॉन्ड टूटा, X पे नेगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो R जो हुआ आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेप 2 में देखें, R जो न्यूक्लियोफाइल से अटैक किया और आपको मिला RNU मिल गया। ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, पहला ही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग क्योंकि वो स्लो स्टेप है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लें ये कैसे हो रहा है। फर्स्ट स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी स्टेबल है। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये काफ़ी स्टेबल भी है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। दोनों के बीच टूटा, बॉन्ड टूटा, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, मीन्स क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट स्टेप पे हैलोजन निकल गया, मीन्स क्लोरीन बाहर निकल गया और कार्बोकैटायन मिल गया आपको। अब आए आप सेकंड स्टेप पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेकंड स्टेप है। यहाँ पे OH एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये जो है सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगा और आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। OH यहाँ मिल गया, यही तो आपको चाहिए था। Rearrangement of carbocation takes place, but this doesn't affect on rate of reaction. रीअरेंजमेंट होगा पर ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। रीअरेंजमेंट इसलिए करते हैं ताकि आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए, पर यहाँ पे 3 डिग्री तो स्टेबल ही है, तो इसमें मिथाइल शिफ्ट वगैरह भी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि रीअरेंजमेंट डजंट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप ध्यान दें, आपके दिमाग में बहुत बड़ा सवाल आया होगा, यहाँ पे OH ही एज अ न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक किया। जो कार्बोकैटायन बना है वो क्लोरीन जो माइनस है, क्यों उसको क्यों नहीं लिया, क्लोरीन माइनस को क्यों नहीं लिया, वो OH को ही क्यों लिया। यहाँ इस सॉल्वेंट में क्लोरीन माइनस भी तो है, क्योंकि यहाँ पर से जो Cl निकला है उसमें RCl से जो टूटा बॉन्ड था, क्लोरीन निकल के तो सॉल्वेंट में ही रह गया ना, वो बाहर तो निकला नहीं। तो क्लोरीन क्यों नहीं अटैक किया दोबारा जा करके, OH ही क्यों अटैक किया एज अ न्यूक्लियोफाइल। सोचें, क्लोरीन और OH दोनों तो न्यूक्लियोफाइल है, तो क्लोरीन भी तो अटैक कर सकता था पर नहीं किया, OH अटैक किया, ऐसा क्यों। आप क्वेश्चन खुद से आंसर दें। वाई कार्बोकैटायन विच फॉर्म इन SN1 रिएक्शन डजंट टेक क्लोरीन माइनस बट इट टेक्स OH माइनस, ऐसा क्यों। वो क्लोरीन को क्यों नहीं लिया, OH को एज अ न्यूक्लियोफाइल ही क्यों लिया। आप सोचे, खुद आंसर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ, 2 मिनट का वेट करें। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए,
वाई वी टेक इन SN1 सॉल्वेंट एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्यों पोलर ही प्रोटिक सॉल्वेंट ले, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। पोलर सॉल्वेंट ही क्यों SN1 में रिएक्शन में यूज़ होता है, पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं होता है, पोलर ही से सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं SN1 रिएक्शन में, ये भी बताएं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब वो पोलर होने से RX का बॉन्ड तोड़ता है ये। SN में प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, मीन्स पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर होने से क्या होता है कि ये RX का बॉन्ड बहुत ईजिली तोड़ देता है, ये बाहर निकल जाएगा तभी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, ये टूटेगा तभी दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और पोलर होने की वजह से क्या होता है, RX का बॉन्ड बहुत ईजिली टूट जाता है। और प्रोटिक होने से डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर हल्की नेगेटिव चार्ज होगी, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। कोई भी दो मॉलिक्यूल होता है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूर होता है, मीन्स दो मॉलिक्यूल कोई भी कुछ बना हुआ तो उसके अंदर फोर्स होता है, तभी तो दोनों एक दूसरे से जुटा होता है। सो फिजिक्स के टर्म में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे। वाटर जो है बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो जुड़ने वाला फोर्स जो नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको तोड़ने में हेल्प करता है वाटर है, क्योंकि वाटर एक गुड जो है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अच्छे होने की वजह से ये CH3 और मतलब ये जो CC कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में बहुत हेल्प करता है। इसके बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कम कर देगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कम कर देगा वाटर, तो इस तो ईजिली टूट जाएगा ना। अगर क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दी हूँ। ये अपने से आप देख लेंगे, और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। एक कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कम कर देता है बीच वाला। फोर्स डिक्रीजेज 80 टाइम्स व्हेन मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ही पानी में उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, उसका फोर्स जो है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 80 गुना कम हो जाता है, मीन्स उसके फोर्स की ताकत को कम कर देता है। इसीलिए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अगर पानी में डालो तो 80 टाइम कम हो जाएगा, अगर ये मॉलिक्यूल पानी में डाल दो ये 80 टाइम कम हो जाएगा। पोलर होने की वजह से ये फोर्स को तोड़ देता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है ताकि दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करे, यही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। SN1 जो होता है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, और SN2 जो होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, जो आपको SN2 नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। पोलर तो दोनों होता है, पर सॉल्वेंट जो होता है वो प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में होता है। अब आप समझ गए होंगे सॉल्वेंट प्रोटिक ही क्यों लेना है। इसलिए लेना है कि उसकी वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है। किसी पोलर चीज़ को किसी भी पोलर चीज़ में क्या होता है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है, उसके कम कर देती है मॉलिक्यूल को, और वो तोड़ने में ईजी हो जाता है। इसे प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इसलिए आप पोलर भी लेते हैं। जैसे ही क्लोरीन बाहर आया वाटर की मॉलिक्यूल इसको घेर लिया। क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, वाई वी टेक प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका आंसर जो अभी बताइए आप लिख दीजिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था कि जो है OH ही क्यों अटैक किया, क्लोरीन क्यों नहीं अटैक किया। अब इसका आंसर आप देखें क्या होगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर आया वाटर की मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है। पोलर तो दोनों में ही होता है, प्रोटिक होने की वजह से ये क्लोरीन को घेर लेता है। वाटर तो सॉल्वेंट है, इसमें बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब वो सॉल्वेंट है तो इसका मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल वाटर का इसमें होगा। ये जाकर अटैक कर लेता है, जल्दी से जाके ये अटैक कर लेता है, वाटर क्लोरीन को एकदम घेर लेता है, दादागिरी दिखाता है कि मेरे पास ज़्यादा है मॉलिक्यूल है, तो हम उसको जाके एकदम उसको कहीं से निकलने का रास्ता ही नहीं देता, एकदम घेर देता है। बेचारा केज एज अ केज जो कहते हैं केज में वो बंद हो गया, मतलब एक जगह पे बंद हो गया, उसको जगह ही नहीं कि जाके वो अटैक करे। यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल वो दादागिरी दिखा रहा है, वो क्लोरीन को बाहर निकलने नहीं दे रहा, मौका नहीं दे रहा कि तुम जाके कुछ आगे करो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपकी क्लास में A और B सेक्शन है। A मान लीजिए क्लोरीन है और B जो है OH है, दोनों में कंपटीशन हो रहा है। जिसके पास ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, जिसके पास ज़्यादा फोर्स होगा वो जीतेगा ऑब्वियसली। तो B के पास जो है ज़्यादा स्टूडेंट है और ज़्यादा फोर्स है, इसलिए वो जीत गया। वो उसको A को हरा दिया, A को बाहर निकलने नहीं दिया, और B अपना जाके एकदम जीत करके आगे चला गया। मतलब वह यहाँ पे OH जाके लग गया और क्लोरीन को बाहर निकलने ही नहीं दिया। इसमें ज़्यादा ताकत होती वही जीतता है ना, मतलब यहाँ पर B जीतेगा
और OH मतलब यहाँ पे B जीतेगा, B मतलब OH जाकर अटैच हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल में। प्रोटिक का एग्जांपल देख रहे हैं, अल्कोहल होते हैं, एसीटेट आयन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। जैसे वाटर हो गया, C2H5OH हो गया, CH3OH हो गया, CH3COH हो गया, ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। बस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाटर और C2H5OH का यूज़ होता है एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर सबसे अच्छा होता है और सबसे अच्छी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। और SN1 जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर प्रेफर करता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आप देखिए स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 क्या होती है। स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होता है तो आपको मालूम ही होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या फिर इनएक्टिव हो, या फिर वो जिधर से मॉलिक्यूल निकला वहीं पे आके अटैच हो या फिर बैक साइड से अटैच हो, इसी को स्टेरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, आप खुद बताएं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का दो जगह हैं, फ्रंट से भी अटैक कर सकते हैं और बैक साइड से भी अटैक कर सकते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल OH है, न्यूक्लियोफाइल या तो उस जगह पर अटैच जाके हो सकता है जहाँ पे क्लोरीन निकला है वहीं पे जाके लग जाए, जैसे क्लोरीन निकला वहीं पे जाके लग जाए, या फिर उसके अपोजिट साइड अटैक करें। दो ऑप्शन है ना, या तो जाके वहाँ पे लग जाए जहाँ क्लोरीन निकला, या फिर उसके अपोजिट साइड जाके अटैक करें। जहाँ से क्लोरीन निकला वहाँ पर अगर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब आप उसे रिटेंशन बोलते हैं। मतलब जैसे क्लोरीन निकला वहीं पे आके उसी प्लेस पे आके अगर अटैक कर गया उसे रिटेंशन बोलते हैं। और दूसरा चीज़ होता है जब अपोजिट साइड आकर अटैक करता है, जहाँ से क्लोरीन निकला, मीन्स क्लोरीन इधर से निकला और जो न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड अटैक किया, तब उसको इन्वर्जन बोलते हैं। आपको रिटेंशन इन्वर्जन एक्सप्लेन कर चुके हैं इस छोटी सी वीडियो पे, आप टाइप करें मेरे चैनल पे जाएं, आपको मिल जाएगा। अब देखें SN1 में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता दोनों है। और हम आपको बताएं जब दोनों होता है तब उसको आप रेशमी मिक्सचर कहते हैं, अगर 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन हुआ। बट हाँ, इसमें दोनों 50-50% नहीं होता है, यहाँ पर 100% रेशमी मिक्सचर नहीं होता है। टेंशन जो है 50% से कम बनता है और इन्वर्जन जो है 50% से ज़्यादा बनता है। इन्वर्जन ज़्यादा बनता है और रिटेंशन कम बनता है, तो इसको आप 100% रेशमी मिक्सचर तो नहीं कहेंगे ना। हमने लिख के दिया है, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दे, अगर आपको क्वेश्चन में आए तो आपको ईजी हो, इसलिए मैंने इसको राइट डाउन करके आपको दे दिया है। तो इसे आप 100% रेशमी मिक्सचर नहीं कह सकते। यहाँ पे इन्वर्जन ज़्यादा बनता है रिटेंशन से, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बहुत से बुक्स में लिखा हुआ है कि ये रेशमी मिक्सचर है, बट इट इज़ नॉट 100% रेशमी मिक्सचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।